नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप हमें देख रहे हैं whitemirchi.com पर। अभी कुछ दिनों बाद हम 15 अगस्त यानी देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। लोग इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव भी कह रहे हैं। कितनी आज़ादी हमें मिली, उस आज़ादी को हमने कितना संजोया, बढ़ाया या घटाया, उसको लेकर हम शहर की मौजूद शख्सियतों के साथ बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज आए हैं जीवा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषिपाल चौहान जी से आपका साबका कराने के लिए। उनसे ही जानते हैं कि आज़ादी कैसे मिली, कितनी मिली और क्या हम उसे संभाल पाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद शकुन जी। सर, लोग आज़ादी मना रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि ये वो आज़ादी तो नहीं है जिसके लिए हमें बहुत उल्लास मनाना चाहिए। आपका क्या विचार है? देखिए, आज़ादी का मतलब है एक शारीरिक आज़ादी। हम शारीरिक गुलाम थे, लेकिन अब शारीरिक रूप से आज़ाद हैं। दूसरा है मानसिक आज़ादी, विचारों की आज़ादी। हम विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। संविधान हमें विचारों की, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी कर देता है। तीसरी जो आज़ादी होती है वो है मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान, मेरा संस्कार, मेरी संस्कृति कि मेरी जड़ें कहाँ थी और मैं कहाँ पर आ गया। मेरे देश के सिद्धांत, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम भारतवासी उस विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं कि हम ना केवल अपना, हम अपने से पहले दूसरे का भला चाहते हैं, दूसरे का सुख चाहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार की तरफ देखते हैं। तीसरा है कि हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतीय शांति, जो भी पूरा हमारी संस्कृति का निचोड़ है कि हम शांति से रहें, हम खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें, हम दूसरों की सहायता पहले करें और अपनी तरक्की के बारे में बाद में सोचें। ये हमारी संस्कृति का निचोड़ है, यही हमारी आइडेंटिटी थी। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जितने भी विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर आक्रमण किए जी, और हमारे जो भी क्षत्रिय राजा थे, राजपूत राजा थे, उन्होंने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपने प्रिंसिपल्स को नहीं तोड़ा। उन्होंने रात को अटैक नहीं किया, पीछे से वार नहीं किया, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, औरत और बच्चों पर अटैक नहीं किया। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को समझ करके इसका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया जी। तो उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन अपनी प्रिंसिपल से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। नहीं तो सर, आप क्या कहना चाह रहे हो कि आज़ादी जो हमें मिली है बड़ी लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद, आप तो सर पीछे ले गए हमें इतिहास में। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आज़ादी मिल गई, क्या वो मिल गई है? अगर आप ये कहें कि जब हम गुलाम थे, मतलब अगर हम 1857 से 1947 का भी समय देखें, आप बताइए कि भारत में कितने महान व्यक्ति हुए, चाहे वो विचारक लगा लीजिएगा या भक्ति को लगा लीजिएगा जी। गुरु नानक देव लगा लीजिएगा, कबीर ले लीजिएगा, तुलसीदास ले लीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु ले लीजिएगा, और आपकी मीराबाई ले लीजिएगा। एक से एक विचारक, एक से एक महान योद्धा, एक से एक त्यागी पुरुष, एक से एक बुद्धिजीवी उत्पन्न हुए। 1947 के बाद जब हम हर तरीके से संपन्न हैं, आज़ाद हैं, तो हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी परंपराएं,
क्या वो तरक्की के रास्ते पर हैं या गिरावट के रास्ते पर हैं? हमारी भाषा, हमारा बोलचाल, पिता और पुत्र का संवाद, हमारे रिश्तेदारों से हमारा प्रेम, क्या वो घट रहा है, बढ़ रहा है? पड़ोसियों से हमारे संबंध, जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको हम अपनी नहीं मानते। जो घर की चारदीवारी के बाहर वृक्ष है वो मेरा नहीं है जी। तो ये मानसिकता हमें कहां से आई? जिम्मेदारी नहीं मानते उसको अपनी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जी जी। हम एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक नहीं है जी। तो ये चीज कहां से आई हमारे अंदर? हमारे पूर्वजों में थी नहीं है, हमारे डीएनए में ही नहीं है। तो ये कहां से आई? जी सर। तो जो हमारी शिक्षा नीति है उसको ऐसा बनाया गया है कि हम पढ़ाई करने इसलिए जाएं कि हम ज्यादा पैसे कमा सकें। जी। राइट। मान लो कि एक बच्चा स्कूल में है तो नंबर अच्छे आए, नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे नंबर नहीं आए तो हम किस लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? नौकरी के लिए, नौकर बनने के लिए, पैसे के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए। जी। अब मान लो हमारे यहाँ जो वैश्य लोग होते थे, बनिए लोग होते थे, उनके प्रिंसिपल्स होते थे, भाई 10% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना, उसमें से 5% आपको विद्यालय बनाने में, चौपाल बनाने में, रास्ते बनाने में, वृक्ष लगाने में, प्याऊ लगाने में खर्च करना है, दान देना है। जी बिल्कुल। राइट। युद्ध हो गया तो सहायता करनी है। जी। राइट। अब मेरा 40% भी प्रॉफिट है तो 60% कैसे हो? हाँ राइट। ठीक बात है। तो बेसिक तौर से हम अपने सिद्धांतों से गिर गए और हर व्यक्ति का, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो एक शिक्षक हो, चाहे वो एक विद्यार्थी हो, जो उसके मौलिक सिद्धांत थे वो सिद्धांत हमने छोड़ दिए और एक चीज के पैसे पीछे लग गए कि मैं ज्यादा बड़ा अमीर कैसे बनूं। जी। और अमीर मुझे जल्दी बनना है तो मुझे प्रिंसिपल्स को ताक पर रखना होगा। राइट। मुझे अपने रिलेशंस को भूलना होगा। भाई के साथ बेईमानी करनी है, उसका गला काटना है तो काटो, दोस्त को धोखा देना तो दो, पार्टनर के साथ चीटिंग करनी है तो करो। आप समझ गए? जी। तो अगर मेरे मौलिक प्रिंसिपल्स ही खराब हो गए तो मेरी संस्कृति खत्म हो गई, मेरी कल्चर खत्म हो गई। राइट। तो ऐसे देश के अंदर भ्रष्टाचार को आप कैसे रोक सकते हो? आचरण ही भ्रष्ट हो गया हमारा। आचरण ही, आचरण का मतलब विचार ही भ्रष्ट हो गया। जी। जो मेरा विचार है कि मैं राष्ट्र के लिए त्याग करूं, राइट, जी, मैं अपने पड़ोसी के लिए अगर उस पर मुसीबत है तो पहले उसकी हेल्प करूं, वो विचार, यार मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना, वो सानू की है, जी, सानू की है, ठीक है, सानू की है, ठीक है ना, उसके घर में पानी भर रहा है, उसके घर में भर रहा है, मैनू की है, मेरा नंबर तो नहीं आया, मेरा नंबर तो नहीं आया ना। यही कल्चर है ना, यही कल्चर है सर, प्रैक्टिकल है ना, बिल्कुल सर। तो ये जो टोटल रिवर्स ऑफ मौलिक हमारी आइडेंटिटी, हमारे सिद्धांत, हर चीज का सिद्धांत है। एक सैनिक अपनी जान देता है, वो क्यों देता है? कि वो अपने सिद्धांत के लिए मरता है, कि मैं भारत का वीर सैनिक हूं, मैं अपने राष्ट्र की नाक नीची नहीं होने दूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। यही है ना सिद्धांत, बिल्कुल, बिल्कुल। सैनिक का यही सिद्धांत है। अगर वो भी सिद्धांत भी आ जाए कर, मुझे क्या यार, मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यहां से मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन देके पैसे ले लेता हूं, वो भी हो रहा है, जी, राइट। तो मेरा प्रश्न ये है कि आजादी और राष्ट्र जिसको कहते हैं, जैसे देश है, देश, कंट्री, वो एक ज्योग्राफिकल लाइन है, जी, लेकिन राष्ट्र उसको कहते हैं कि जो उसकी संस्कृति के मूल प्रिंसिपल्स हैं, जी, उनको जीवित रखना और उनको जीवित रख करके तरक्की करना। तो भारत जो सोने की चिड़िया थी, वो इसलिए थी कि यहां जो आचार्य था, जो गुरु था, जो अध्यापक था, वो शिक्षा देता था लेकिन तनख्वाह नहीं लेता था। यहां पर जो वैद्य था भारत में, कोई वैद्य जो है दवाई के पैसे नहीं लेता था।
तो जब वैद्य दवाई के पैसे नहीं लेगा तो वो चाहेगा कि ये 6 महीने तक मेरे पास आता रहे मरीज? नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा। और अब जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्या चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस मेरा कस्टमर रहे। जी। अब पेशेंट कस्टमर बन गया है। पेशेंट कस्टमर बन गया है। राइट। जी। पेरेंट जो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा है वो भी एक कस्टमर बन गया है कि इससे मैं कितने पैसे बचाऊं। अब मैं कौन सा तरीका निकालूं कि मैं इस बच्चों से कोई ट्रिप अरेंज कर दो भाई। जी। ठीक है ना? बिल्कुल। चलो एक सम्मान समारोह रख दो भाई, कुछ भी रख दो, कोई एक फंक्शन रख दो जिससे मुझे चल 1-2 लाख रुपए बच जाएंगे, कंट्रीब्यूशन ले सके। कंट्रीब्यूशन ले सके। जी। ठीक है ना? तो जो एनजीओ हैं जो समाज सेवा के लिए कार्य कर रही हैं, अभी मैंने पढ़ा है कि कोई एनजीओ है वो बच्चे ही बेच रही है गरीबों के। जी। राइट। तो जो उन्होंने संस्था बनाई, जो भी व्यक्ति है, मैं कोई किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि सब एक जैसे हैं। जो पकड़ा जाए वो चोर है। जी। जो ना पकड़ा जाए वो साहू है। राइट। ठीक बात है। तो मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, उसमें हम भी हैं। सर एक उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, जो आपने ये कहा कि राष्ट्र जो होता है वो यहाँ होता है थॉट प्रोसेस में, प्रिंसिपल्स में, और देश है वो एक सीमाओं का है। सर इजराइल का उदाहरण देते हैं लोग, बहुत अच्छा है। इजराइल खत्म हो गया था, भौगोलिक सीमाएं खत्म हो गई थी, लेकिन उनके लोगों के मन में था कि हमारा एक राष्ट्र है, और सर उन्होंने बनाया, और देखिए 1 करोड़ से कम जनसंख्या है और दुनिया में धाक है उनकी। तो वो अपने सिद्धांत पर हैं कि जो हमें अटैक करेगा हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। राइट। जी। और वो भारत का एहसान मानते हैं। यहाँ की क्षत्रियों की, राजपूतों की 500 की सेना ने उनको पूरा आज़ादी दिलाई थी। जी। राइट। वो उसको मानते हैं। जैसे पोलैंड के लोग हैं। जी। जब रशिया ने पोलैंड पर अटैक किया तो एक शिप में केवल औरतें, बच्चे, वो उन्होंने कहा कि यार जाओ तुम, यहाँ तो मर ही जाएंगे। हाँ। तो किसी भी देश के बंदरगाह पर रशिया के डर से किसी ने जगह नहीं दी। तो गुजरात के एक राजा ने उनको दी, तो वहाँ गलियों के नाम भी उनके नाम से है। जी बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न ये है कि संरक्षण देना। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ा, भाई शरण में आ गया, ठीक है ना? बिल्कुल। तो क्षमा कर दो। तो यहाँ पर प्रश्न ये है सुकून जी कि प्रिंसिपल्स जीवन के, जैसे दिनचर्या के नियम है, मैं सूरज निकलने से पहले उठूं या 8 बजे उठूं, क्या फर्क पड़ता है? जी। मैं जंक फूड बाहर से खाऊं या घर का खाऊं, क्या फर्क पड़ता है? जब कोई मौलिक प्रिंसिपल ही नहीं है तो मैं कुछ भी करूं। तो लोग इसी को आजादी कहते हैं। जी। आजादी का मतलब मैं कभी भी कुछ भी कहीं भी जानवर पने का काम करूं, ये आजादी है। लेकिन आजादी ये नहीं है। आजादी सभ्यता का नाम है। आजादी प्रिंसिपल्स का नाम है। आजादी आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान। हर व्यक्ति की हमारे यहाँ पहचान होती थी, मतलब नाम से ही पता लग गया कि ये चतुर्वेदी है, ये गेस्ट मेरे घर में रहेगा तो इसका भोजन कैसा बनेगा जी, इसको आसन कैसा दिया जाएगा, इसका सोने का बिस्तर कैसा हो गया, इससे बातचीत की जाए तो कौन सी भाषा का प्रयोग होगा जी। राइट। तो जे नाम से ही एक व्यक्ति की आइडेंटिटी का पता लग जाना, तो कितना बड़ा ये रिसर्च का विषय रहा होगा। जैसे कि गांव का नाम भी होता है जी। अगर साउथ में आप जाएं तो पिताजी, दादा और गांव का नाम साथ और अपना नाम होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। पता पड़ जाती है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है तो उसकी। पूरा आधार कार्ड साथ में चल रहा है ना नाम जी, के ही। बिल्कुल राइट पुराने समय का आधार कार्ड है। राइट। तो अगर हमें अपने देश को वापस उन्हीं चीज़ों पर लाना है तो हमें अपनी शिक्षा में विद्यार्थियों को उनकी आइडेंटिटी कि एक विद्यार्थी विद्या का संचय करने के लिए विद्यालय, जहां पर ज्ञान का एक घर है, वहां पर वो आता है। तो ज्ञान सर्जन करने के लिए आपको क्या होना होगा? विनम्र होना होगा जी। आपको गुरु की रेस्पेक्ट करनी होगी। लेकिन अब नियम बना दिए, बच्चे को आप ये नहीं कह सकते, बच्चे को होमवर्क के लिए नहीं कह सकते, बच्चे को वो नहीं कर सकते, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है सर, मैं बहुत माइनॉरिटी लेवल पर ला रहा हूँ आपको, छोटी सी जगह पर। अभी लोग घर घर तिरंगा सर लगा रहे हैं,
शहरों को आधुनिक बनाया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि शहर इतने गंदे हैं सर, कूड़े कचरे पड़े हुए हैं, घरों का कूड़ा। मेरा घर तो साफ हो जाए, घर को साफ करने के लिए तो आया लगा रखी है, लेकिन कूड़ा खुले में डालेंगे, खुले में जिसको उठाने की, जिस पे जिम्मेदारी है वो उठाएगा नहीं। सर शहर कहाँ है, तो कूड़ेदान है। देखिए, लोग ये सोचते हैं कि ये सरकार है। जिस दिन हम ये सोचने लगेंगे कि मैं सरकार हूं, मैं सरकार, आप सरकार हो और ये मेरा देश है, ये पार्क भी मेरा है, ये सड़क भी मेरी है, अगर ये लाइट दिन में जल रही है तो ये भी मेरी है जी, मेरा नुकसान है ये। जब तक हम बच्चों के अंदर, आगे आने वाली जनरेशन और अपने अंदर एक ऑनरशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि ये मेरा है और ये मेरा नुकसान है, ये मेरा पड़ोसी है, समझिए ना, तब तक ये होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कि मेरी गली में बदबू है और मैं उसको सहन कर रहा हूं, तो वो ठीक नहीं होगी। मैं सहन नहीं करूंगा तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मिलूंगा, चाहे पॉलिटिशियन से मिलूंगा, या हम खुद मिल करके अपने मोहल्ले की प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे। लेकिन हर आदमी ये सोच रहा है ठीक है यार, यहां पर ईंट रख के निकल जाओ, चलो मेरी गाड़ी तो निकल गई, इसकी नहीं निकल रही तो मुझे क्या लेना। तो ये ऑनरशिप की कमी है। तो जो आप अभी इजराइल का उदाहरण दे रहे थे या जापान का आप उदाहरण दे रहे थे, तो वो लोग, मेरे यहाँ जापान के कुछ लोग आए 1994 में, विदेशी लोग हमारे यहाँ आते रहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं 2-3 घंटे तो हर व्यक्ति एक्स्ट्रा काम करता है। क्यों करता है भाई? देश के लिए। ओवर टाइम मिलता है? नहीं। तो जापान में एक व्यक्ति जो पहली नौकरी करता है तो 80-90% लोग उसी जॉब पर रिटायर होते हैं। ओके। ये नहीं है कि 2 साल यहाँ की, 1 साल यहाँ की, अब वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ठीक। तो वो उस काम में कितने एक्सपर्ट हो जाएंगे? बिल्कुल, राइट। जिस काम में वो काम करेगा इतने वर्ष, तो उसमें इनोवेशन भी करेगा और उनका जो आपसी फैमिलियर दायरा है वो भी बड़ा मजबूत होगा सर। मजबूत होगा। ऋषिपाल जी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण और मुद्दे की बात कही है कि देश के प्रति जब तक आपको ओनरशिप का भान नहीं होगा, उस ओनरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक देश में कहीं भी कुछ हो रहा हो आपको की फर्क पैंदा है। फर्क जब पैंदा है तब मनाना देश की आज़ादी का पर्व, अदरवाइज तो केवल झंडा फहराना है तो फहराते रहिए। आपको कैसी लगी आज की बातचीत मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नाम है शकुन रघुवंशी। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवाल आते हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं, तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।